हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम सेम 5, ठीक है, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जिसमें हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल already we are done with it. Today we are going to start with module 2 agriculture during post reform period. हम लोग ने पढ़ा था 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या क्या चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 5, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के साल में गवर्नमेंट ने नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी निकाली थी। उसके थ्रू बहुत सारे एग्रीकल्चर में चेंजेस लाए थे। अब ये चैप्टर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से फीचर्स 2018, 2019 और 2023 3 बार पूछे जा चुके हैं। इम्प्लीकेशंस इसके ऑलरेडी नवंबर 2022 एंड अप्रैल 2023 में पूछे जा चुके हैं। दैट मीन्स ये चैप्टर को हम लोग अच्छा खासा वेटेज इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। गोइंग अहेड विद चैप्टर शुरू करते ही 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन नाम के 3 रामबाण निकाले थे। गवर्नमेंट चाहता था कि वी बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। पहले जो हमारा रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, वो यूटिलाइजेशन हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो डेवलप नहीं हो रही थी, वो हम लोग हमारी कंट्री में लाए। ये हमारी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ऑफ कोर्स कैसे एग्रीकल्चर पे होने वाला है, बिकॉज इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, सो देखते हैं हम लोग कि ये जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी के फीचर्स, ठीक है। Based on the experience of agriculture sector in the post-independence period, the government of India realized the need to revamp the agricultural sector. मतलब आगे जो हम लोग ने रिफॉर्म्स लाए थे, उससे हमको लगा कि भाई एग्रीकल्चर में भी कुछ नया चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इज अ बेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर अदर सेक्टर्स। देखो, इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री के जो हम लोग ने गुड्स प्रोड्यूस्ड है, वो यूज कौन कर रहा है? ट्रैक्टर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, एग्रीकल्चर में ही वापस यूज हो रहे हैं। सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कौन यूज कर रहा है? एग्रीकल्चर। सो यस, बाकी सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। Its importance lies in the fact that it provides most essential consumption goods. देखो भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी, देखो मैं तो बोलता हूँ एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस आते हैं वही सब यूज करते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट एसेंशियल वन, ठीक है। ओके, इट इज हाउएवर डिस्करेजिंग टू नोट दैट सिंस इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑन एन एवरेज लेस देन 4% रहा है। सिर्फ कुछ साल ऐसे हुए हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर 4% से ज़्यादा बढ़ा है, बाकी हर साल सिर्फ और सिर्फ 4% से भी कम ग्रोथ हुआ है। तो हम लोग ने ये सब दुख के वजह से नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 28 जुलाई 2000 में पास की। 28 जुलाई, ऑलमोस्ट 24 साल कंप्लीट होने आ गए। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? किस हेतु से, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने थे हमको, जिसके लिए हम लोग ने ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी निकाली। सो द नेशनल पॉलिसी सीक्स टू एक्चुअलाइज द वास्ट अनटैप्ड ग्रोथ, अनटैप्ड मतलब जहां अब तक हम पहुंच पाए नहीं है, पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का जो अब तक पोटेंशियल है वो हम लोग अभी एक्सप्लोर कर पाए हैं नहीं थे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना था, सपोर्ट करना था फास्टर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए,
फिर प्रमोट करना था और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए ग्रोथ करना था, एक्सेलरेट करना था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था रूरल एरियाज में, फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने थे फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग ने स्टार्ट किया। अब एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट, टू अचीव द ग्रोथ रेट, जो अब तक हमारा 4% से नीचे हमारा ग्रोथ रेट रहा है एग्रीकल्चर का एवरी ईयर, उसको 4% से ज़्यादा करना था हमको, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमारी इंडस्ट्रियल सारे जितने भी सेक्टर्स थे उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। आगे हम लोग देखेंगे कौन से चेंजेस वो आए हैं। टू ब्रिंग इन द नेसेसरी रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब सर्टन चेंजेस, अगेन कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे, कुछ ना कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज? मिनिमम इनपुट्स के बाद मैक्सिमम आउटपुट्स मिले, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंट रिसोर्सेज। दैट मीन्स विदाउट एनी वेस्टेज, दैट मीन्स विदाउट एनी वेस्टेज। To sustain higher growth rate with necessary supporting services, technologies, environment and economy, ठीक है। पैसा दो, एनवायरमेंट दो, टेक्नोलॉजी दो, सो दैट अपना ग्रोथ रेट और बढ़ सकता है। फिर टू मेंटेन एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड, देखो अभी क्या हो रहा है, मतलब पहले क्या होता था, आई टेल यू कि हमारा एग्रीकल्चर जो था इट वॉज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मोर ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, लेस ऑफ मार्केट ओरिएंटेड। अभी मार्केट ओरिएंटेड मतलब क्या, सरप्लस प्रोड्यूस करना है जो हम लोग मार्केट में बेच पाए, ठीक है। मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर। टू अचीव इक्विटी, दैट इज ऑल द फार्मर्स शुड बेनिफिट फ्रॉम द पॉजिटिव चेंजेस इन द एग्रीकल्चर, मतलब जितने भी हम लोग चेंजेस लाने वाले हैं एग्रीकल्चर में उससे हमारे सारे, ऐसे नहीं कि कुछ लोगों को, सारे फार्मर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, द above objective would be achieved with the help of measures like agricultural research, human resource development, human resource development हम लोग ने शायद पिछले चैप्टर में पढ़ा था। What is human resource development? जहाँ पे हम लोग ह्यूमन, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब पे ध्यान देंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब हम लोग ने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिए, उसके बाद स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं एंड कौन से मार्केट में क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, मार्केटिंग, वो सब उसके अंदर आता है, ठीक है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा जो ये 2000 पॉलिसी आया था, एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, ठीक है। फर्स्ट थिंग, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। पहले हर चीज़ में गवर्नमेंट अपने हाथ में ज़्यादा करके चीज़ें रखता था। हम लोग ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन लाए हम लोग, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन हर चीज़ में ज़्यादा था, हर चीज़ में गवर्नमेंट ने अपने तक रेस्ट्रिक्ट रखा था। तो एग्रीकल्चर में भी कुछ चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज आ गए, तो प्राइवेट एंटरप्राइज वुड बी एनकरेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, लैंड लीजिंग अरेंजमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखो अभी प्राइवेट वालों को है ना, ऐसा है कि हम क्विक काम करेंगे, एफिशिएंट काम करेंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि भाई यहाँ पे 6 महीने में हम आपको ये चीज़ें प्रोडक्शन करके दे देंगे, ठीक है। लीज पे जगह ले ली, जो भी प्रोड्यूस होगा आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजीज नई नई लेके आते हैं वो लोग, कैपिटल इन्फ्लोज लेके आते हैं, एश्योर्ड मार्केट्स देते हैं जहाँ पे आप अपना जो क्रॉप्स है वो वहाँ पे जाके सेल कर सकते हो, ऑयल सीड्स के लिए एंड अदर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है हमारे उसके लिए, ठीक है। तो एक मार्केट प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उनको काम फटाफट कैसे सेलिंग करना है, मार्केटिंग करना है वो सब पता होता है, प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में कैसे करना है वो सब पता होता है, ठीक है। द एरिया ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन हैव बिकम वाइडर, ठीक है, जहाँ पे अभी बहुत सारे चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट भी करने लगा है, इन्वेस्ट भी करने लग गया है। बिग बिजनेस फर्म्स इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल्स हैव एंटर्ड एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, फिशिंग आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, सबके अंदर आ गया अभी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रिसर्च बाय इन्वेस्टिंग मोर। अभी प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, ज़्यादा रिसर्च पे पैसा डालते हैं, इन्वेस्टमेंट रिसर्च में ज़्यादा करते हैं, बाय इन्वेस्टिंग मोर to benefit farmers through better seeds
एंड टेक्नोलॉजी। देखो रिसर्च करके वो लोग बेटर सीड्स लाएंगे, बेटर टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन बढ़ने वाला है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर विल बी मॉडर्नाइज। वो लोग क्या करते हैं, मॉडर्नाइज। अभी देखो मॉडर्न एग्रीकल्चर हम सबको पता है, पहले का एक फार्मर कैसे काम करता था एंड आज के तारीख में एक फार्मर कैसे काम करता है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। विच इन टर्न विल अट्रैक्ट मोर एजुकेटेड यूथ टू दिस सेक्टर। देखो आज के तारीख में यूथ ये सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते, बिकॉज ऐसा लगता है कि भाई पढ़े लिखों का काम नहीं है। बट नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर कमर्शलाइज भी हो चुका है, मॉडर्नाइज भी हो चुका है, तो उससे ऑफकोर्स यूथ अट्रैक्ट होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। देखो पहले कैसा था कि फार्मर्स को कॉम्पिटिटिवनेस जैसे कुछ क्रिएट नहीं हो रही थी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, हर जगह पे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन थे बहुत सारे फार्मर्स के ऊपर। तो अभी गवर्नमेंट WTO की वजह से लिबरलाइज हो गई है, जो पहले रेस्ट्रिक्शन है उसको लेके। देयर इज मोर इंटरनेशनल कंपटीशन, अभी धीरे धीरे कंपटीशन आ रहा है। अकॉर्डिंगली फोकस ऑफ द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी इज ऑन द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रॉपरली यूज करें, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट दे फार्मर्स के लिए, ठीक है। फार्मर्स के पास पैसे ना हो अगर सीड्स लेने के लिए, टेक्नोलॉजी हायर करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो गवर्नमेंट उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट इनको सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन से बचा रही है, ठीक है। कीपिंग इन माइंड द प्रोग्रेसिव डिसमेंटलिंग ऑफ QR ऑन इम्पोर्ट। पहले जो रेस्ट्रिक्शंस होते थे ना, वो अभी डिसमेंटल कर दिया, मतलब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंपोर्ट करने के ऊपर। द न्यू पॉलिसी हैज़ रिकमेंडेड फॉर्मुलेशन ऑफ कमोडिटी वाइज स्ट्रेटजीज एंड अरेंजमेंट्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अनड्यू प्राइस फ्लक्चुएशन इन द वर्ल्ड मार्केट। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आप लोग को। वर्ल्ड मार्केट में ऑफकोर्स प्राइजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। अभी हमारे जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे कि इंपोर्ट के ऊपर, कि हर किसी को, मतलब अगर मुझे कोई गुड्स कहीं से इंपोर्ट करने हैं तो मैं एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकता था, तो सीधी बात है मेरे को डोमेस्टिक ही लेने पड़ेंगे। बट अभी गवर्नमेंट ने वो डिसमेंटल कर दिया, कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस रखे नहीं है। तो जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस कम कर देती है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो लोकल जो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स है या प्रोड्यूसर्स है उनको नुकसान हो जाएगा। तो वो अभी कंपटीशन में आने लग गए, अभी वो लोग भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाने लग गए, गवर्नमेंट भी उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखने लग गई कि उनको किसी भी तरह का नुकसान होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। In the changed world economic scenario, it is inevitable for farmers to depend less on government support। मतलब अभी ऐसा हो ही नहीं सकता, आज के तारीख में इतना कंपटीशन है, इतना एग्रीकल्चर का हालत है कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए सब्सिडीज़ के थ्रू, ठीक है। बाकी बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं, ठीक है, बट मोर ऑन एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो चलो आप सब्सिडी पे डिपेंडेंट रहो, ठीक है, लेकिन फार्मर्स को क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, उनका कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए एंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखनी चाहिए। उसके अलावा एक टैक्स रिफॉर्म्स आया है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे क्रॉप्स और बाकी सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं चार्ज करती है। अगर कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स आप ले रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देती है। ऐसे बहुत सारे सब्सिडीज़ भी मिल रही है फार्मर्स के लिए एंड गवर्नमेंट का टैक्स कंसेशन भी मिलता है, ठीक है। चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर और लेवल वुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय रिव्यूइंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन मटेरियल सच एज फार्म मशीनरी। मतलब जब हम लोग फार्म मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लेते हैं ना, वो हम लोग को थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स ऑन फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स वुड ऑल्सो बी रिव्यूड। मतलब उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, कमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं हमारे या फूड ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स कंसेशन वुड बी बेटर देन अनवारंटेड सब्सिडीज। आप किसी को भी सब्सिडी दो, उससे अच्छा जिनके पास से आप टैक्स ले रहे हो टैक्स में आप कंसेशन दे दो, टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। वाइड स्प्रेड सब्सिडीज एज एग्जिस्टिंग नाउ नॉट ओनली इम्पोज हैवी फाइनेंशियल बर्डन बट ऑन द टैक्स पेयर्स टैक्स बर्डन
not only impose heavy financial burden on the taxpayers but also encourage and develop dependency psychology among the farmers. The new tax law in the form of GST, which was rolled out on 30 June at the midnight, is expected to be favorable to farmers. ठीक है, GST से farmers को फायदा होगा. Internal trade means within the country वाला trade. ठीक है, internal movements and trade in agricultural commodities will be liberalized by progressively reducing the existing restrictions जो है उसको कम करेंगे in whichever manner they may be. मतलब टैक्स में या किसी भी चीज़ में उनके ऊपर थोड़ा लेवरेज आने वाला है. This will encourage the market to play its role in the determination of agricultural prices. इससे क्या करेंगे वो लोग को मार्केट में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का जो प्राइस है वो डिसाइड करने में हेल्प होगी. गवर्नमेंट अगर थोड़ा हेल्प कर ले कहीं से तो. गवर्नमेंट वुड ऑल्सो एनकरेज coverage of commodity future markets to minimize the wide fluctuations in the commodity prices for hedging their risk. मतलब वो लोग इतना रिस्क ले रहे तो उसके लिए भाई कम से कम इतना पैसा तो इनको मिलना ही चाहिए. उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस ऐसा कुछ सिस्टम भी लाएगी. फिर प्लांट वेराइटीज एंड सीड्स प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन, मतलब लॉ लेके आएंगे उनके लिए. वुड बी प्रोवाइडेड टू एनकरेज रिसर्च एंड ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज. मतलब नई नई वेराइटी के सीड्स लाओ आप, तो उसके लिए आपको लॉ, गवर्नमेंट बाकायदा लॉ लीगली आपको हेल्प करेगी. ठीक है, गवर्नमेंट वुड रिक्वायर टू एनेक्ट एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन. गवर्नमेंट क्या चाहती है उसके लिए कि भाई ठीक ठाक अच्छे खासे लॉ बना पाए उसके लिए. ठीक है, पॉलिसीज बना पाए. इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पुअर फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मल्टीनेशनल्स थ्रू देयर पेटेंट राइट्स. ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो लोग क्या करते हैं, बेचारे पुअर फार्मर्स को हैरेस हो जाते हैं, वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनको बचाना गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. द अदर एरियाज दैट रिक्वायर एंकरेजमेंट फॉर डेवलपमेंट आर एनिमल हस्बेंड्री. गवर्नमेंट को ये सब पे भी ध्यान देना है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पे, पोल्ट्री फार्मिंग पे एंड डेयरी एंड एग्रीकल्चर पे. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर इरिगेशन, रूरल एंड फार्म क्रेडिट आर सम ऑफ द एरियाज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये सब चीज़ें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं. क्या क्या बोला, एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाना है एनर्जी के लिए, इरिगेशन के लिए एनर्जी देनी है, एंड रूरल एंड फार्म क्रेडिट प्रोवाइड करना है. ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट विल एक्टिवली इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज. मतलब गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि ये सारी सर्विसेज फार्मर्स को मिले. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस द रिक्वायर्ड इनपुट्स आर मेड अवेलेबल. मतलब जब तक हम लोग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे, जब तक हम लोग इनपुट्स जो चाहिए वो नहीं लेंगे. एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट. ठीक है, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑल्सो, इन कैन बी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है तो हम सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी. नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी. द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी प्लान्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीट, मिल्क, एग एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टू एनहेंस द रोल ऑफ ड्रॉट एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फार्मिंग ऑपरेशंस. ठीक है, फाइनेंस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइनेंस के बिना एग्रीकल्चर चल सकता नहीं है. क्रेडिट, एज वी नो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस. द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड अ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड क्रेडिट. गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईजी तरीके से हम लोग क्रेडिट दे पाए, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स या कुछ ना कुछ वेराइटी इंस्टीट्यूशंस लेके आ रही है. However, a good number of farmers, especially the small and the marginal ones, are yet to be brought within the reach of institution. मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो लोग अब तक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक पहुंच पाए नहीं हैं. Efforts will be undertaken to bring this section under the institutional finance through various schemes. अलग अलग स्कीम्स यूज़ करके हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लेके आया जाए. उसके बाद आता है इंश्योरेंस स्कीम. एन इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम टू बी इंट्रोड्यूस टू कवर द एक्टिविटीज राइट फ्रॉम sowing of seeds
to post harvest operation, including market fluctuation in the prices of एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब हर चीज को लेके आपको कवर हो जाए इंश्योरेंस में, ऐसी स्कीम निकाली जा रही है। क्रॉप्स इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ हेज मतलब रिस्क कवर करना, ठीक है, अगेंस्ट द रिस्क विच फार्मर फेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। अगर मतलब बारिश नहीं आया, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गया, या उसी मतलब कीड़े ने खा लिया, या ऐसा कुछ भी होने की वजह से अगर आपके क्रॉप फेलियर होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर, द इंडियन पॉलिसी नहीं, द एग्रीकल्चरल पॉलिसी अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम अ लेस प्रोडक्टिव इनटू अ मॉडर्न डायनामिक एंड मोर प्रोडक्टिव वन। मतलब अपना अभी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो थोड़ा लेस प्रोडक्टिव है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मोर प्रोडक्टिव डायनामिक उसके अंदर चेंज करना है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में चेंज करना है अपने को। 4% growth has been targeted in order to have enough supply of agriculture commodities. It is necessary to support the agriculture sector with all the required changes in technology, input supply, reform, structural and institutional changes. सब कुछ मिला के अपने को चेंजेस लाके सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। द चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज विल हेल्प टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ टाइनी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द रूरल साइड would reduce the seasonal and disguised unemployment। गांव में जो सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके वजह से रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि पॉवर्टी आ जाती है, इनकम लो हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है। तो अगर हम लोग ये प्रॉपर डेवलप करेंगे तो उससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, ओके। इफ द न्यू पॉलिसी सक्सीड्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स मेंशन्ड अबव, द एग्रीकल्चरल सेक्टर विल बी मोर अट्रैक्टिव even for educated youth for settling down and accepting agriculture as a career। देखो हम लोग ने जो पॉलिसीज चाहिए वो सक्सीड हो गई, तो भाई हमारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान भी एग्रीकल्चर के अंदर इंटरेस्ट लेने लगेंगे, अपना करियर वहाँ पे देखेंगे और सेट होने लगेंगे, ठीक है। हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर possess numerous challenges and opportunities। The 2000 policy addresses these challenges and attempts to increase the existing opportunities for the vast population that depends on this sector, ठीक है। आई थिंक सो इसके साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है।